वेलकम टू यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। मित्रों, उड़ान द फ्लाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। इकॉनमी की क्लास चल रही है आपकी। बहुत सारे वीडियो आपके अपलोड किए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं पर आधारित हैं। ख़ास तौर पे मैंने उन्हीं वीडियो को डिफ़ाइन किया है जो आजकल की परीक्षाओं में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर सवाल आता है और देखा जाता है कि लोग इसके बीच डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आपको बताना आवश्यक है कि ये जो क्लास है ये सिर्फ यूपीएससी लेवल की ही परीक्षाओं की तैयारी नहीं करवा रहा है, बल्कि आपके टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं की भी तैयारी इस लेवल पर यहाँ पर हो रही है। मैटर्स को अगर देखा जाए तो मैटर्स आपको फुल कोर्सेज में अवेलेबल कराए जाएंगे। चूँकि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जब तक लोगों को बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है और जब क्वेश्चन आता है तो उनको वास्तव में देखा जाए समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाए, उसको हल कैसे किया जाए, सही इसका आंसर क्या है। तो उसी बेस पर मैं इस वीडियो को डिफ़ाइन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और आइए हम उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो आपके जहन में हमेशा विचार आता है कि आखिर इन दोनों का अर्थ क्या है, क्या दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो इसका जो रिलेशन है यानी अंतर संबंध है उसको आपको थोड़ा समझना है। तो जो आज का टॉपिक है वो है संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। यानी कि इंटर रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी या ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी इन इंटर रिलेशनशिप, यानी अंतर संबंधों के आधार पर भी देखा जाए। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था या शेष विश्व के संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था या अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। यानी कि विभिन्न देशों के बीच क्या रिलेशनशिप हैं, या जब किसी देश के बात की जाती है या अन्य देश से उसका किसी दूसरे देश से क्या रिलेशंस होता है, उनके बीच क्या इंटर रिलेशनशिप होता है, ये इसी पर आधारित है। तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, इसमें एक तो आपकी अर्थव्यवस्था है जिसे कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज इकोनॉमी। और दूसरा सेक्शन है आपका खुली अर्थव्यवस्था, या जिसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। गाइस, आपको सबसे पहले ये समझना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशंस है। जब कंपैरिजन किया जाता है तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है या खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो जो पॉइंट आपका पहला है बंद अर्थव्यवस्था, इसका जो पहला फीचर्स है ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये पहला फीचर्स ये है कि जब किसी भी देश का अगर हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए इंडिया है और ये श्रीलंका है। मैंने कहा जब किसी भी देश का, यानी कि अगर इंडिया का
मान लीजिए आपका है श्रीलंका, यानी इंडिया का किसी भी देश यानी श्रीलंका से अगर कोई भी अंतर संबंध या इंटर रिलेशनशिप नहीं होता है। इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि यह देश यानी इंडिया श्रीलंका को न तो किसी वस्तु का निर्यात करता है और ना ही आयात करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर इंडिया सिर्फ श्रीलंका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या अन्य पड़ोसी देशों के साथ कोई पड़ोसी जैसा व्यवहार अर्थात किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का ना तो निर्यात करता है और ना तो आयात करता है, तो बेसिकली इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या? बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज इकोनॉमी। यहाँ पर ना तो निर्यात करता है ना तो आयात करता है, इसका मतलब ये है कि उसका लेन देन किसी भी देश के साथ नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अगला फीचर्स क्या है? अगर नहीं है तो अगला फीचर्स ये है कि अगर किसी वस्तु का निर्यात नहीं करता है तो इसका मतलब ये है, दूसरा फीचर्स, कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था यानी भारत पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट आपकी क्या होगी? इकोनॉमी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जब भी किसी भी सेक्टर्स में यानी कि किसी भी क्षेत्र में जब भी वस्तु का एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है, यानी कि वस्तु सेवा का किसी भी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और आपका क्या सेवा क्षेत्र, यानी इन क्षेत्रों में अगर किसी भी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कच्चे माल का, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में आपको डिफाइन किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि अगर वो किसी वस्तु का निर्यात नहीं करता है तो जाहिर सी बात है वो देश उसी वस्तु का क्या करता है? उपभोग करता है। उपभोग यानी कि जैसे अगर एक पड़ोसी का मतलब मान लीजिए श्रीलंका ने किसी वस्तु का उत्पादन किया और भारत ने किसी वस्तु का उत्पादन किया, यानी पड़ोसी देशों में अगर कोई देश किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करता है तो भारत अगर उनको किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं करता, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत से कुछ मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया यानी कि बांग्लादेश में भेजा गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए भारत ने बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात ना किया होता तो जाहिर सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था आपकी क्या हो जाती? बंद अर्थव्यवस्था। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप मान लीजिए किसी गांव में रहते हैं, आपका परिवार रहता है और आपका परिवार खेती करता है, उत्पादन करता है और स्वयं उपभोग कर लेता है, न तो पड़ोसी को देता है न उनसे लेता है, या न सरकार को बेचता है न लेता है, या न किसी देश को निर्यात करता है न आयात करता है, तो बेसिकली माना जाता है वो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आपकी क्या होगी? बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब ये है कि अगर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में किसी भी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है तो इसका अर्थ है कि कच्चे माल का उत्पादन उस देश में हो रहा है, उसका उपभोग हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस क्षेत्र में जो नवीनतम तकनीकी, यानी चौथा आपका जो पॉइंट होगा, नवीनतम तकनीकी
नवीनतम तकनीकी का भी आयात या निर्यात नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो देश परंपरागत तरीके से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर नवीन तकनीकी का आयात नहीं होगा। यानी कि जो पूंजीवादी देश हैं, बेसिकली अगर देखा जाए कि चौथी दुनिया के देश, या जिससे जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चौथी दुनिया के देश जो अभी भी परंपरागत तकनीकी के आधार पर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, अर्थात ऐसे देशों को श्रम प्रधान तकनीकी कहा जाता है, न कि पूंजी प्रधान तकनीकी। यानी वहाँ पर श्रम को महत्व दिया जाता है, न कि पूंजी को। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में वहाँ पर नवीनतम तकनीकी नहीं आएगी, तो कहीं न कहीं वहाँ पर उस देश में निवेश की मात्रा भी आपकी क्या होगी? शून्य होगी। यानी जितना उस देश में किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाएगा उतना उपभोग कर लिया जाएगा, अर्थात उस वस्तु का किसी अन्य देशों में निर्यात नहीं किया जाएगा और ना तो आयात किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर मेंशन किया जाए तो ये बहुत सामान्य शब्दों में प्रतीत हो रहा है कि बंद का मतलब ही हो गया कि जैसे अगर आप इलाहाबाद आए हैं, या मान लीजिए अगर आप दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाने के बाद या इलाहाबाद आने के बाद आप अपने कमरे में स्वयं खाना बनाते हैं और स्वयं ही उपभोग कर लेते हैं। आप अपने पड़ोसी से किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते हैं। तो अगर लेन देन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका संबंध आपके पड़ोसी के साथ क्या है? शून्य है। बात समझ में आ रही होगी आपको? शून्य है का मतलब यह है कि वह व्यक्ति वह किसी भी लाज या किसी डेलीगेसी के मित्र से अपना कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं रखना है। इसका मतलब यह है, ठीक इसी प्रकार से हम देखें कि किसी देश की आर्थिक सीमा में जब किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है तो बेसिकली वहीं पर उसका उत्पादन होता है, वहीं पर उसका उपभोग होता है। नवीनतम तकनीकी का आयात निर्यात नहीं होता है, निवेश भी शून्य होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाता है, जो अगला पॉइंट है, कि वहाँ पर जो बचत की मात्रा भी है वो वहीं पर होती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर वहाँ पर जनसंख्या को आधार बनाया जाए, अगर डिमांड अधिक होगी तो हो सकता है उत्पादन के आधार पर बचत बढ़ जाए, लेकिन तकनीकी और निवेश न होने से बचत की मात्रा भी पहले की तुलना में कम हो सकती है, ये भी माना जा सकता है। और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि अगर निवेश और बचत नहीं हो रहा, नवीनतम तकनीकी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस देश में जीडीपी बराबर उस देश का होगा आपका क्या? जीएनपी। अर्थात उस देश की जीडीपी बराबर होगी क्या? जीएनपी। कारण क्या है कि जीडीपी के अंतर मैंने आपसे बताया था कि जब किसी वस्तु सेवा का उत्पादन किसी भी देश में किया जाता है तो वहाँ पर उत्पादन करने वाले उस देश के निवासी तथा गैर निवासी मिलकर अगर किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करते हैं तो बेसिकली मैंने कहा था कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। तो अगर जीडीपी कहा गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पर विदेशों से अर्जित आय, यानी विदेशों से अर्जित आय, यानी अगला जो आपका फीचर्स है 8वां, विदेशों से अर्जित आय शून्य होता है। शून्य का मतलब ये हो गया कि ना तो दिया गया ना तो लिया गया। इसका मतलब यह है कि विदेशों से अर्जित आय को यहाँ पर जोड़ा नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जीडीपी कहीं न कहीं जीएनपी के बराबर हो सकती है या शून्य हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो अंतर संबंध है वो जीडीपी और जीएनपी का वो शून्य हो रहा है। इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या है? बंद है। अगर हम इस चीज़ को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद अर्थव्यवस्था है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए अभी भी विदेशों से नवीनतम तकनीकी का क्या हो रहा है? आयात हो रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कम समय में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इसके अलावा MRTP एक्ट 1969, फेरा और फेमा अधिनियम के अंतर्गत
ख़ास तौर से डिफाइन कर दिया गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहुत या विदेशी इन्वेस्टमेंट का भारत में बहुत ज़्यादा छूट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि विदेशी कंपनियों को भी भारत में आने पर प्रतिबंध था, आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं। तो कहीं न कहीं सरकार की जो पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं को संरक्षण के संदर्भ में थी, क्योंकि सामान्य तौर पे माना जाता है कि अगर विदेशी कंपनियां अपनी तकनीकी के साथ इन्वेस्टमेंट करती हैं तो घरेलू स्तर पर जितने भी उत्पादक हैं वो श्रम बहुल तकनीकी होने के कारण उत्पादन को बढ़ा नहीं पाते, और ऐसी स्थिति में उत्पादन की लागत भी क्या होती है, अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने देखा जाए तो आज़ादी के बाद से और नई आर्थिक नीति 1991 के पहले तक अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नहीं कह सकते लेकिन आंशिक तरीके से क्या थी, बंद थी। अर्थात बहुत कम वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जा रहा था। लेकिन इस तरीके से अगर हम देखें फिर भी तो विदेशी कंपनियों के जो इन्वेस्टमेंट थे वो भारत में पूरी तरीके से कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित थे। लेकिन समय के अनुसार अगर देखा जाए तो 1991 के बाद जब नई आर्थिक नीति यानी राव मनमोहन मॉडल के आधार पर जब नई आर्थिक नीति 8वीं पंचवर्षीय योजना में डिफाइन की गई तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो इस नई आर्थिक नीति के द्वारा और MRTP एक्ट में संशोधन करके सरकार ने विदेशी इन्वेस्टमेंट को भारत में लाई। तो इसका मतलब ये था कि 1990 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं बंद अर्थव्यवस्था थी, और 1990 और 91 के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं पूरी तरीके से क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो मैंने आपको फीचर्स बताया कि ना तो किसी वस्तु का वह देश निर्यात करता है ना तो आयात करता है, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी होती है, अर्थात किसी अन्य देश से किसी वस्तु या तकनीकी या सेवा का आयात नहीं करता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जिस वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है उसका उपभोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में नवीनतम तकनीकी का आयात नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं परंपरागत अर्थव्यवस्था के रूप में होती है। निवेश भी नहीं होता है, बचत की मात्रा भी कम होती है, और मान लिया जाता है उस देश की GDP GNP के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो इसको जो फीचर्स हैं इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी सवाल पूछा गया बंद अर्थव्यवस्था का कौन सा एक उदाहरण नहीं है, पहला ऑप्शन ना तो आयात करता है ना तो निर्यात करता है, दूसरा GDP बराबर GNP होता है, तीसरा विदेशों से निवेश होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी सिस्टम में और भी सारे सवाल बनते हैं, और सवाल ये बनते हैं कि 1991 के पहले यानी कथन A 1991 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था आंशिक रूप से बंद अर्थव्यवस्था थी। कथन B 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में LPG मॉडल के आधार पर यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था के रूप में लाई गई। अब ऑप्शन बनता है कथन A और B दोनों सही है, B A की व्याख्या करता है। कथन B A और B दोनों सही है, B A की व्याख्या नहीं करता है। कथन C यानी ऑप्शन C कथन A गलत है, B सही है। ऑप्शन D कथन A सही है और B गलत है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी बहुत सिंपल शब्दों में जानिएगा, जब उस देश का किसी अन्य देशों के साथ कोई संबंध नहीं होता है तो मान लेते हैं ये देश यानी उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आपकी क्या है, बंद अर्थव्यवस्था है। तो ये आपका पहला फीचर्स था क्लोज इकॉनमी के बारे में। इसके बाद आइए हम दूसरे सेक्शन पर काम करते हैं, अर्थात आपका अगला जो पॉइंट है यानी कि कंपैरिजन आधार पर खुली अर्थव्यवस्था। अब अगर इस चीज़ को हम, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया पहला सेक्शन, अब इस सेक्शंस का इन्वर्स कंडीशन ले लीजिए, यानी पहला फीचर्स क्या होगा, पहला फीचर्स ये होगा कि जब वह देश किसी देश को निर्यात करता है और प्लस उस देश से क्या करता है, आयात करता है, तो इसका मतलब ये है कि उस देश का अन्य देशों के साथ अगर आर्थिक संबंध होता है
तो आर्थिक संबंध होता है तो इसका मतलब है वह देश पूरी तरीके से क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो क्या आज आप मानते हैं कि सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी अगर फीचर पे चलते हैं, इसका मतलब अगर वो देश निर्यात करता है, आयात करता है, उसका अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध है, तो इसका मतलब है कि वो खुली अर्थव्यवस्था है। तो कहीं न कहीं देखा जाए इसका मतलब ये है कि अगर वो खुली अर्थव्यवस्था है तो उस देश की आर्थिक नीतियों पर वैश्विक आर्थिक संबंध यानी वैश्विक आर्थिक संबंध होगा। अर्थात वैश्विक आर्थिक संबंध में देखा जाए अगर उस देश में कहीं न कहीं अगर मेंशन किया जाए कि वहाँ की जो नीतियाँ निर्धारित हो रही हैं, अर्थात मान लीजिए उस देश में अगर मंदी आ रही है, अगर वहाँ पर स्फीति है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है या कच्चे तेल की कीमत घट रही है, तो इसका मतलब है उस देश की अर्थव्यवस्था का कुछ ना कुछ प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बंद अर्थव्यवस्था जैसी अर्थव्यवस्थाओं में अगर मेंशन किया जाए तो उस देश में वैश्विक आर्थिक नीतियां अर्थात मंदी और स्फीति का कोई भी प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था में। और जब वैश्विक आर्थिक नीतियों का प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, तो जैसे मंदी और स्फीति की दशाएं, तो ऐसी स्थिति में उस देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था। बाकी सेक्शन में अगर देखा जाए तो चूंकि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इस देश में विदेशों से वस्तुओं का कहीं न कहीं अगर आयात और निर्यात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि विदेशी कंपनियां कहीं न कहीं अन्य देशों में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, अर्थात निवेश करती हैं। तो निवेश करेंगी तो कहीं न कहीं उस देश में पूंजी का भी क्या होगा, निर्माण होगा और साथ ही साथ उसके उपभोग का प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें मूल्य निर्धारण का प्रभाव भी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यानी ओपन इकोनॉमी में। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूल्य निर्धारण के संदर्भ में उस देश की अर्थव्यवस्था पर चूंकि बंद है तो जाहिर सी बात है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि सामान्य तौर पर आप देखते हैं कभी कभी मेंशन किया जाता है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो बहुत कम कीमत पर ले जाकर अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को डंप कर देते हैं, अर्थात सस्ते दर पर वस्तुओं को बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि उस देश में भी वस्तुओं के मूल्य भी जो अन्य देशों से आयातित या निर्यातित वस्तुएं हैं उससे प्रभावित होती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे भारत और चाइना के संदर्भ में पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए चाइना भारत की नीतियों में किस तरीके से बदलाव आया, उसमें चाइना ने अपने यहाँ की ज़्यादातर वस्तुओं का कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया। इसके कारण ये मेंशन किया जाए तो भारत में भी चीन द्वारा जो आयातित वस्तुएं हैं या चीन द्वारा जो निर्यातित वस्तुएं हैं उनका मूल्य भारत की वस्तुओं की तुलना में बहुत कम था। तो इससे भी उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। कारण होता है कि चाइना में जिस तरीके से तकनीकी को बहुत तेज़ी से विकसित किया है उस तरीके से भारत में तकनीकी का विकास नहीं हो पाया, हुआ है, लेकिन चाइना की तुलना में जिस तरीके से रिसोर्सेज भारत के पास कम होने के कारण अभी भी वस्तुओं के मूल्य चाइना की वस्तुओं की तुलना में कम थी। अगर आप देखेंगे तो आज इंडियन मार्केट में कहीं न कहीं पूरा मार्केट चाइना मार्केट से पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन 2017-18 के बाद चूँकि अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार और भारत के बीच जिस तरीके से संबंधों में उतार चढ़ाव आया है और आपने देखा कि कुछ ऐप्स पर भी भारत सरकार ने चाइना के ज़्यादातर ऐप्स पर बैन लगा दिए। इसके अलावा आयात और निर्यात पर भी कुछ प्रतिबंध लागू किए गए। इसके अलावा और भी देखा जाए तो चाइना की कंपनियों को भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रोका गया।
कुछ और भी मुद्दे हैं, डोकलाम के जैसे मुद्दे हैं। अभी हाल में आप देखिए एलएसी पर कहीं न कहीं अभी भी दोनों देशों के बीच जो संबंध है बहुत अच्छे नहीं है। तो इस स्थिति में इन दोनों का जो रिलेशंस है, यानी कि दो देशों के बीच जो वस्तुओं सेवाओं का रिलेशन है, आयात और निर्यात करने का रिलेशन है, ये भी प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मूल्य निर्धारण की स्थिति भी अन्य देशों को भी प्रभावित करती है। जैसा कि कच्चे तेल की कीमत, अगर मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की डिमांड अधिक हो रही है, अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में भी कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीजल या अन्य ऑयल्स के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव है सिर्फ और सिर्फ ओपन इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी के कारण। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था अगर मान लीजिए खुली अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आंशिक रूप से अगर देखा जाए तो 1991 के बाद और राष्ट्रीय निवेश कोष गठन के बाद और विनिर्माण नीतियों के बाद भारत में जिस तरीके से विदेशी कंपनियों को छूट दी गई, इससे मेंशन किया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो बाजार है उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के मिल रहे हैं। यानी बाजार में, यानी कि पहले की स्थिति क्या थी, अगर मान लीजिए कि भारत में अगर बजाज कंपनी थी तो बजाज का जो भी प्रोडक्ट था उस पर एकाधिकार था। तो अब देखा जाए तो बजाज जैसी कंपनियां, जैसे टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, या विदेशों में देखा जाए अगर सैमसंग की, एलजी की, सोनी की कंपनियां हैं, खुली अर्थव्यवस्था के कारण अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति बढ़ेगी। प्रतियोगिता की स्थिति बढ़ेगी तो इसका मतलब है अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तीन तरीके के फ्लक्चुएट होंगे। एक तो अर्थव्यवस्था आपकी स्थिर भी हो सकती है, या दूसरी अवस्था है कि परिवर्तनशील भी हो सकती है, और तीसरी अवस्था है अस्थिर हो सकती है, यानी परिवर्तनशील, जैसा कि मेंशन यही किया जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा आएगा, मुद्दा ये होगा कि उस देश की जीडीपी, जैसे मैंने कहा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था बंद ना होकर खुली अर्थव्यवस्था है तो भारत की जीडीपी इज ग्रेटर देन हो सकता है क्या, जीएनपी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जीडीपी इज स्मॉलर देन आपका क्या, जीएनपी, या तीसरा जो कंडीशन हो सकता है जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी इक्वल टू 0, यानी कि इस तरीके की स्थिति भी पाई जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था होने पर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का क्रम जारी रह सकता है, जैसा कि आप देखते हैं वैश्विक आर्थिक नीतियों का प्रभाव भी पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो सरकार की राजकोषीय नीतियों का प्रभाव किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी प्रभाव अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुली अर्थव्यवस्था है तो सरकार की जो आर्थिक नीतियां होंगी, राजकोषीय नीतियां होंगी, या आरबीआई की मौद्रिक नीतियां होंगी, या सरकार की कृषि नीति होगी, या सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, तो इसका जो प्रभाव होगा वो अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यदि वो खुली अर्थव्यवस्था होगी तो ये है आपका बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। इसके मैंने आपको फीचर्स बताए, क्वालिफिकेशंस मैंने आपको दिया। इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके वनडे ही नहीं बल्कि यूपीएससी, स्टेट यूपीएससी और साथ ही साथ देखा जाए तो आपके टीजीटी, पीजीटी में भी यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये क्लास जो मैंने आपको दिया है थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें टीजीटी, पीजीटी का माहौल बन रहा है और वैकेंसी भी आने वाली है। जल्दी ही आपको कुछ दिनों में वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर उसको मैंने बेस बनाकर ख़ासतौर से टीजीटी, पीजीटी के संदर्भ में ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था का। तो आप लोग कई बार वीडियो को देखिए और लाइक भी करिए। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। बाकी अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपको ध्यान रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा जब बहुत सारे क्लासेस चलेंगे तो उस क्लासेस में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों किस तरीके से निर्धारित की गई हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और करंट से इसका क्या रिलेशन है वो भी आपको पता चलता जाएगा। लेकिन अभी तक आज तक इतना ही। और आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक, जैसा मैंने कहा, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए। नहीं समझ में आता तो आप लोग सारी चीज़ों को डिफाइन भी करिए
क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स अन्य सब्जेक्ट अपेक्षा थोड़ा सा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। मैंने आपसे बताया कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसका जो करंट का मैटर्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेरी क्लासेस हैं इन्हीं समस्याओं का समाधान यहाँ पर होने वाला है। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक भी करिए। बाकी बहुत सारी बातें होंगी अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।